हिस्ट्री विथ आनंद सर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल बात हुई थी कि हम लोग रोज एक वीडियो लेके आएंगे और आज उसका शुभारंभ हो चुका है। तो जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों का। जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूरोपियों का यूरोपियों का। लेकिन एक चीज याद रखिए, हम कल भी बात किए थे कि यूरोपियों के आगमन के पढ़ने से पहले हम लोग को सब बैकग्राउंड समझना होगा कि यूरोपियन क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आज हम लोग करेंगे क्या, उस टॉपिक को ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राचीन यूरोप। प्राचीन यूरोप का मतलब हुआ उस समय यूरोप की व्यवस्था कैसी थी, प्राचीन यूरोप एवं एशिया के बीच कैसे संबंध थे। दूसरा जो पढ़ेंगे मध्यकालीन यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में हम लोग देखेंगे बौद्ध रोमन साम्राज्य क्या था, सामंतवाद का उदय कैसे हुआ मध्यकाल, जैसे भारत में मध्यकाल में सामंतवाद बोलते हैं यूरोप में भी सामंतवाद था। तीसरा फिर मध्यकालीन युगीन चर्च व्यवस्था। फिर देखेंगे आधुनिक यूरोप का उद्भव कैसे हुआ, और इसी आधुनिक यूरोप का जो उद्भव हो रहा है इसी का एक घटना है यूरोपियों का भारत में आगमन, चाहे विश्व में नए नए जगहों का खोज। तो हम लोग इसी को आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा ये है, इसी 3 टॉपिक को देखने का प्रयास करें। समझिए, एक तरह से हम इसको ऐसे बोले कि आप लोग पुराना पिक्चर तो नहीं देखते होंगे। पहले पुराना पिक्चर क्या दिखता था कि कास्टिंग होता था। ये देखते हैं रोटी लेके दौड़ रहा है विनोद खन्ना, और बड़ा होते रोटी ले दौड़ते दौड़ते विनोद खन्ना बन जा रहा है। चाहे देख रहे हैं अमिताभ बच्चन, देख रहे हैं लड़ाई लड़ रहा है और मारते मारते फिर बड़ा आदमी बन जा रहा है। तो समझिए, कमिंग ऑफ यूरोपियन को समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। सीधा अगर पढ़ाया जाए तो वो चीजें संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग बात करते हैं प्राचीन यूरोप। प्राचीन यूरोप समझिए एक चीज, हम कल भी बोल दिए थे। कल हम क्या बोले थे कि बेसिकली हमारा मकसद क्या रहेगा, कि हमारा मकसद यह रहेगा कि हम लोग पीडीएफ को यूज नहीं करें, हैंड रिटेन नोट्स रहेगा। और हैंड रिटेन नोट्स इसलिए रखा जा रहा है, हैंड रिटेन नोट्स इसलिए रखा जा रहा है कि आप इसको हाथ से ही लिख लीजिए। देखिए, कितना भी हम पीडीएफ दे दे, चाहे आप लोग डाउनलोड करके रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा एक सजेशन होगा कि जो बच्चे सिंसियरली रेगुलर कर रहे हैं क्लास करेंगे, वो हैंड रिटेन नोट्स बनाना शुरू कर दें। हैंड रिटेन नोट्स का विशेषता क्या होगा, आपके अपने हाथ से लिखा हुआ रहेगा ना, तो अब फिर लेक्चर सुनिएगा ना तो कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। और फिर हम क्या बताएं, ये नोट्स का मकसद क्या है कि आप बुक पढ़ने योग्य हो जाए। फिर जब बुक रीडिंग कीजिएगा और क्वेश्चन बैंक जब डिस्कस करेंगे तो फिर किसी टीचर की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका रहेगा। इसलिए हम चाहते तो पीडीएफ में डाल सकते थे, लेकिन जानबूझ के हैंड रिटेन है। और इसका एक बड़ा फायदा क्या है कि थोड़ी मेरी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी, मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से 2 ही कमेंट सुन रहा हूँ कि सर हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है आपकी और हिंदी बहुत बढ़िया नहीं है। थोड़ा कॉन्शियस होने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा हमको भी फायदा होगा और थोड़ा आपको भी फायदा होगा। ठीक है, अब जस्ट बात करते हैं प्राचीन यूरोप। तो देखो, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में आते हैं और हम लोग थोड़ा एक कहानी कहां से स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं जब सभ्यताओं का विकास पढ़ते हैं तो देखिएगा भारत में जो पहली सभ्यता आती है वो आती है मेसोपोटामिया से। फिर देखोगे इजिप्ट में, मिस्र में जो आती है वो नील नदी की सभ्यता। फिर तीसरा हम लोग पढ़े होंगे चाइना, चीन की सभ्यता। इसके अलावा भी वेस्टर्न लैटिन अमेरिका में भी सभ्यताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 सभ्यताओं का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। जब बात कीजिएगा यहाँ लोग नगरीकरण की ओर जब चले गए थे तो यूरोप में क्या चल रहा था, तो यूरोप अभी पाषाण काल में जी रहा। तो यूरोप अभी पाषाण काल में जी रहा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूरोपियन जो पूरे विश्व को बोलते हैं हमने पूरे विश्व को सभ्य बनाया, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि वो खुद सभ्य थे ही नहीं। उसको कैसे सभ्य बनाएंगे जो खुद पहले ही से सभ्य रहा होगा। इसलिए यूरोपियन का यह दावा कि हमने विश्व को सभ्य बनाया है, ये बहुत सही नहीं। ठीक है, अब जब तुम सेकेंड फेज में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट फेज में है जब पूरे वर्ल्ड का, जब ऐसी याद रखिए, जब हम बाल रहे पूरे वर्ल्ड का, तो अभी आप अमेरिका महादेश का खोज नहीं हुआ है। अमेरिका का खोज जब होगा स्थिति और बदल जाएगी, इसलिए अभी अमेरिका की खोज नहीं हुई है। तो अभी हम लोग अमेरिका को कंट्री नहीं मानते। ठीक है, अभी अमेरिका की चर्चा होगी ही नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट फेज था जब भारत में जब हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ईरान में,
और मिस्र में जब नील नदी की सभ्यता थी, और चाइना में चीन के आसपास, येलो रिवर के आसपास चीन की सभ्यता थी, तो उस समय यूरोप पाषाण काल में जी रहा था। फिर सेकंड फेज देखते, फिर सेकंड फेज क्या, तो सेकंड फेज जब देखिएगा कैसे स्टार्ट हुआ, सेकंड फेज में देखिएगा भारत में क्या हुआ, भारत में महाजनपद का काल शुरू, भारत में महाजनपद का काल शुरू, महाजनपद का। इसी काल में आप देखिए ईरान में हखामनी वंश है, हखामनी वंश। और इस काल में जब बात कीजिएगा तो तुम देखोगे ग्रीस, यूरोप में जो ग्रीस जगह है जिसको यूनान बोलते हैं, यूनान में पहली सभ्यता है जिसको बोलते हैं यूनानी बोला जाता है कि यूनानी सभ्यता यूरोप की पहली सभ्यता थी जिसने क्लासिक मापदंड को अधिग्रहण किया। आप बार बार पढ़ते होंगे कि आर्यों को क्लासिक सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्लासिक सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो क्लासिक का अर्थ समझ लीजिए, यहाँ पर कई बार चर्चा आएगा। तो क्लासिक का अर्थ होता है वह सभ्यता जिसका नकल आने वाली कई सभ्यताएं जनरेशन टू जनरेशन करते रह गई, उसी को बोलते हैं क्लासिक सभ्यता। तो यूनान ने जो मान्यता स्थापित की थी उसका नकल करना शुरू किसने किया, तो पूरा यूरोप में उसका नकल काफी लंबे समय तक चला, इसलिए यूनानी सभ्यता को बोला जाता है क्लासिकल सभ्यता। जैसे भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यन सभ्यता एक क्लासिकल सभ्यता थी जिसके कुछ तत्व आज भी हम लोग को दिख रहे हैं, तो उसी तरह यूनानी सभ्यता को क्लासिकल सभ्यता कहा गया। हम बात कर रहे थे क्या, यूरोप में यूनानी सभ्यता आ गई, ईरान में हखामनी वंश आ गया, अब भारत में महाजनपद का काल था। अब होता क्या, यूनानी सभ्यता के बाद भारत में जब यूनानी सभ्यता के बाद जो यूरोप में दूसरी सभ्यता आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मकदूनियाई सभ्यता। और मकदूनिया सभ्यता का कौन था, मकदूनिया सभ्यता का ही सिकंदर की क्या विशेषता थी, वो विश्व विजय का सपना लेकर आया था, और जब यूरोप से निकला लगभग यूरोप को जीतते हुए, पूरे यूरोप को जीतते हुए, लगभग पूरे यूरोप को जीतते हुए वो क्या करता है, तो पूरे यूरोप को जीतते हुए यहां से शुरू करता है और लगभग अफगानिस्तान होते हुए भारत के झेलम नदी तक पहुंच चुका था। झेलम नदी के किनारे लोग पढ़े होंगे सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है, लेकिन दूसरा चीज क्या हुआ, तो सिकंदर भारत में गंगा नदी के आसपास पहुंचने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वहां पर महाजनपद का शासक था। तो हमारा ये कोई संदर्भ नहीं है, वो तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाना संदर्भ नहीं है। मेरा कहना का मतलब यह है कि सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत का मार्ग यूरोप के लिए खुला और भारत और यूरोप में संपर्क होना शुरू हुआ, और इस काल से ही भारत में ट्रेड होना शुरू हुआ। इस काल से ही क्या हुआ, तो एशिया और यूरोप का ट्रेड, व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। अब देखो क्या, अब यहां क्या होता समझो, अब क्या होता है, तो देखिएगा अब भारत से, इनफैक्ट बोली एशिया से, दो चीज यूरोप में जा रहा था। एक जा रहा था क्या, एक जा रहा था रेशम जा रहा था चाइना से, और दूसरा जा रहा था मशरूम। और इस याद रखिए, ये जो जा रहा था इसका एक रूट था, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिल्क रूट, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिल्क रूट, चाइना से ऐसे निकला, ऐसे होते हुए ऐसे निकल गया। दूसरा रूट ये था भारत से समुद्र रूट। तो स्वाभाविक है ये जो ट्रेड चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री में, यह ट्रेड किसके हाथ में था, बिचौलियों के हाथ में था। और ये ट्रेड में पार्टिसिपेट कौन रहे थे, तो अरब के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यूरोप और एशिया के व्यापार तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट व्यापार नहीं हो रहा है, यूरोपियन डायरेक्ट व्यापार नहीं कर रहे, लेकिन वस्तुएं यहां जा रही है। और प्रश्न उठता है ये वस्तुएं कैसी है, तो ये जो विलासता संबंधी वस्तु, विलासता संबंधी वस्तु है। विलासता संबंधी वस्तु का मतलब क्या है, इन वस्तुओं का प्रयोग कौन कर रहा है, तो इन वस्तु का प्रयोग कर रहा है उसमें कुलीन वर्ग। अब टर्म एक नया आ गया, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या है तो समझते हैं। एंशिएंट यूरोप में इतना ही था, हमको जोड़ना था कि कैसे ट्रेड आरंभ हुआ। हमको न मतलब राजवंश से मतलब न कुछ, हम यह बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि यूरोपियन भारत में आए और व्यापार शुरू हुआ। हम यह कह रहे हैं यह व्यापार मौर्यों के समय से ही शुरू हो गया था। अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखेंगे सातवाहन के समय यूनान रोमन सिक्के बहुत ज्यादा मिले। तो मेरा बस ये कहना है
कि भारत के साथ व्यापार, यूरोप के संबंध, व्यापारिक संबंध बहुत पहले से थे, बस अंतर यह है कि डायरेक्ट व्यापार नहीं हो रहा था। अब मध्यकालीन यूरोप में क्या हुआ, मध्यकालीन यूरोप में क्या हुआ किसको समझ। मध्यकालीन यूरोप में क्या हुआ कि जब मकदूनियाई साम्राज्य खत्म हुआ, जब मकदूनियाई साम्राज्य खत्म हुआ तो मकदूनियाई साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का नाम सुने होंगे आप, रोमन साम्राज्य का नाम सुने होंगे। और रोमन साम्राज्य का मैप देखिएगा, का मैप है, यह है रोमन साम्राज्य, यह है रोमन साम्राज्य। रोम का मतलब क्या हो गया, इटली, यही है रोम, इटली। और ये देखिए बचा हुआ है कि एक जहां डायरेक्ट इनका शासन है, दूसरा जो ग्रीक लैंड में क्या है उस पर शासन क्या स्थापित किया गया, मतलब वो उनके अधीन है। और जो अंतिम जो दिखाया जा रहा है इस कलर का, वो मतलब क्या है, वो उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो देखिएगा तो रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा है, मतलब यहां से देखिए, आप देखिएगा आज का, देखिएगा टर्की देख लीजिएगा, पूरा का पूरा यूरोप लगभग रोमन साम्राज्य पिड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं टर्की तक इसका शासन, आधुनिक टर्की तक, इसको ऐसे करें, देख लीजिए ऐसे, पूरा ये होते हुए यूरोप का भाग होते हुए, अफ्रीका का भाग होते हुए लगभग टर्की, ऐसे समझो ऐसे, ठीक है। यह है रोमन साम्राज्य। अब रोमन साम्राज्य की विशेषता, रोमन साम्राज्य की विशेषता क्या, तो रोमन साम्राज्य में दो ही वर्ग दिखेंगे, एक देखेंगे कुलीन वर्ग और दूसरा दिखेगा दास। दूसरा क्या था, दास। और प्रश्न उठता है कुलीन किसको कहा, कुलीन किसको गया, बोला बड़े बड़े जो शासक थे, बड़े बड़े जो सामंत थे उनको कुलीन कहा गया, जो शासक के राजवंश के लोग थे उनको कुलीन कहा गया। और उसके बाद क्या थे, दास लोग थे। अब दास लोग का जीवन क्या था, तो दास को मुख्य रूप से उत्पादन में लगाया जाता था, उत्पादन कार्यों में दासों को लगाया। अगर आप लोग अगर स्टेटमेंट याद होगा तो देखोगे मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में दास व्यवस्था नहीं। कारण क्या है कि जब मेगास्थनीज भारत आता है तो अपने आप को कंपेयर किससे कर रहा है, यूरोप से कंपेयर कर रहा है। यूरोप में क्या होता था, तो दासों को कैदियों की तरह जंजीर से बांध कर रखा जाता था, उनका एक ही काम था कृषि में लगाया रहना, कृषि में कार्य करना। जबकि भारत में जब दास व्यवस्था का बात करते हैं तो भारत में उत्पादन से अधिक घरेलू काम के लिए दासों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए देखोगे यहां जो दो वर्ग है, ये कौन वर्ग है, कुलीन वर्ग, दूसरा दास। अब कुलीन वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुलीन वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए कुलीन वर्ग निश्चित रूप से विलासता संबंधी वस्तु को मांग करेगा। और विलासता संबंधी वस्तु कहां से आ रहा है, तो एशिया से। और विलासता संबंधी दो ही वस्तु आ रहा है, क्या, मशाला, और दूसरा क्या बताया है, दूसरा बताया है। और डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यह मध्यम मिडिल मैन के थ्रू ट्रेड हो, ठीक है। अब जब आगे देखिएगा तो आगे कुछ परिवर्तन होता है। आगे क्या परिवर्तन होता है, आगे क्या परिवर्तन होता है, आगे का जब परिवर्तन देखिएगा तो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है क्या, कि रोमन साम्राज्य का टूट होना शुरू हो जाता है, रोमन साम्राज्य विभाजित होना शुरू हो जाता है। जैसे ये रोमन साम्राज्य दो भाग, रोमन साम्राज्य दो भाग में, एक का को बोला गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, दूसरे को बोला गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन। जब बात करते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, रोम थी। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो कस्तुतुनिया। कस्तुतुनिया का नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे हिस्ट्री में, कस्तुतुनिया का कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया। और इसकी राजधानी क्या है, एक चीज समझिए, एक चीज समझिए। अब ये साम्राज्य दो भाग में बट गया। ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है ये बाद में टूट जाता है, बोला था जर्मनी के आक्रमणकारियों ने इसको तोड़ दिया और कई छोटे छोटे शासक नए नए आए। बाद में पवित्र रोमन साम्राज्य बोला जाता है, लेकिन कई छोटे छोटे राजे। इसका विघटन प्रारंभ में ही हो गया। जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसका पतन 1453 ईस्वी में हुआ, इसको बोलते हैं कस्तुतुनिया का पतन। लेकिन हमको थोड़ा सा पहले यह समझ लेना होगा, फिर उसकी ओर जाएंगे। अब क्या,
जब ये साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटा, तो पश्चिमी रोमन राष्ट्र टूटा, तो क्या हुआ, क्या आया, समझ लीजिए क्या है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं सब। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं उसका एक पीडीएफ फॉर्म दिया हुआ है। जैसे हम ये भी लिखाए हैं कि प्राचीन भारत ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया है, ये भी हम लोग इस पर डिस्कस किए हुए हैं। इसलिए 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 क्या कहते हैं, ज्यादा हम क्या कहते हैं नोट्स फॉर्म में दिए हुए हैं, इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। और जो भी दिया हुआ है हैंड नोट्स जानबूझ के दिया हुआ है ताकि आप इसको लिख सके, और एक बार लिख लीजिएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि यहां पर चीजें डेवलप क्या हुई। तो पहला विभाजन क्या हुआ कि पहला क्या हो गया कि अब यूरोप में क्या आ गया, अब कुलीन वर्ग आ गया, कुलीन वर्ग। और इसी कुलीन वर्ग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी कुलीन वर्ग को हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा, कई छोटे छोटे आर्गुमेंट्स तो हैं, शासक वर्ग तो है, शासक वर्ग तो है। तीसरा जो एक नया वर्ग उदित होगा, तीसरा जो एक नया वर्ग उदित होगा वो क्या होगा, तो चर्च उदित होगा। तीसरा क्या होगा, चर्च। अब देखिए, जब चर्च को देखिएगा तो यहां क्या होता है, आप देखिएगा कि ईसा मसीह ने बड़ा सिंपल चीज कहा कि भाई मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं पुत्र हूं। और उन्होंने सिंप्लिसिटी की ओर बात किया, उन्होंने समाज की जटिलता को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चर्च व्यवस्था जटिल होनी शुरू हो गई, चर्च व्यवस्था जटिल होने लगी। और इसी चर्च व्यवस्था को बोलते हैं सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। अब सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था क्या है, कैसे है, तो समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। क्योंकि यही जब तक ये तीनों चीज नहीं टूटेगा तब तक यूरोप का आधुनिकीकरण होने वाला नहीं। क्या बोले, सामंत वर्ग जब तक नहीं खत्म होगा, ये शासक वर्ग जब तक नहीं टूटेगा और चर्च व्यवस्था नहीं टूटेगा तब तक ये चीज टूटने वाला नहीं। अब देखो, ये तीनों कौन, ये तीनों वो लोग हैं जो बहुमूल्य वस्तु का आयात करवाता है। कहां से, एशिया से। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी तक एशिया क्या है, निर्यातक है, आयातक नहीं। कब तक निर्यात करता है, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं। तो स्वाभाविक है ट्रेड का जो शिफ्ट है, ट्रेड का जो बैलेंस है किसके तरफ है, एशिया की तरफ है। यार एशिया की तरफ नहीं चलो तो हम बोले कि सीधा क्या बोले, भारत की तरफ ट्रेड का शिफ्ट है, भारत को ज्यादा लाभ है इससे। ठीक है, तो स्वाभाविक है ये बड़े वो लोग हैं, तो बहुमूल्य वस्तु का क्या मंगवा है, कहां से, एशिया से। ठीक है, अब क्या होगा तो समझिए। अब जो चर्च व्यवस्था को समझ लीजिए, सबसे जटिल कौन था, तो चर्च व्यवस्था। चर्च व्यवस्था क्या करता है, चर्च व्यवस्था यह कहता है, इसको बोलते हैं सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। सर्वव्यापी चर्च, जब हम सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था कहते हैं, इसका आशय क्या, इसका कुछ विशेषता, इसका विशेषता क्या है कि रोम के चर्च, रोम में जो चर्च है उसको हेड चर्च माना गया, और बाकी जितने भी यूरोप में चर्च हैं उसको इसके अधीन, मतलब रोम का जो चर्च है वो हेड चर्च हो गया, हेड ऑफिस हो गया। और यूरोप में जो भी चर्च है वो अपनी संप्रभुता किसके प्रति दिखाएंगे, तो रोम के चर्च के प्रति। तो हम कह सकते हैं रोम का जो पोप होगा लगभग पूरे यूरोप पर शासन करता होगा धार्मिक रूप से, और धर्म के विषय में उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। दूसरा चीज क्या होगा, ये जो चर्च व्यवस्था आया तो पादरी के पास, बड़े बड़े जो पादरी थे उनके पास भू संपत्ति है, भू संपत्ति कैसे आई, तो बड़े बड़े दान मिले इनको। और ये बाद में देखिएगा तो माफीनामा भी लिखने लगे थे, अगर किसी से कोई पाप हो गया है तो चर्च माफीनामा लिख के देगा, और आपको क्या कहेगा कि भाई उस माफीनामा लिख देने से, पादरी की माफीनामा लिख देने से लोगों का क्या हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अब देखिए यही अंग्रेज जब भारत में आएंगे तो बोलेंगे भारत में कर्म कांड है, और उनके अपने देश में तो खाली कांडे कांड था। देखिएगा तो ये कैसा व्यवस्था है कि भाई चर्च लिख के दे दिया व्यवस्था। तो स्वाभाविक है चर्च बहुत हावी होना चाहिए। अब उसको दान में संपत्ति मिल रही, बहुत संपत्ति मिल रही है, तो उसका जीवन भी एक सामंत की तरफ। तीसरा चीज देखो, जितनी भी चर्च थी, जितनी भी क्षेत्रीय चर्च थी, जितनी भी क्षेत्रीय चर्च थी वो क्या करती थी, धार्मिक कर, धार्मिक कर।
और जैसे वो धार्मिक कर लगाएगी, स्वाभाविक उसका एक ही उद्देश्य था कि जो भी कर की राशि आई वो अपने पास थोड़ा रख लेना है, और जो एक्स्ट्रा राशि बच गई है वो कहां चला जाएगा, पोप के पास चला जाएगा, मतलब क्या, रोम में चला जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो चर्च के पास संपत्ति का बहुत बड़ा साधन था कि क्षेत्रीय चर्च अपना अधिशेष किसके पास भेज रही थी, रोम के चर्च के पास भेज रही थी। तो रोम का चर्च, रोम में जो चर्च है और जो रोम का जो पोप है वो सबसे शक्तिशाली हो चुका है धन के मामले में। नेक्स्ट समझिए, शिक्षा पर भी चर्च का अधिकार। क्या शिक्षा दिया जाए, क्या शिक्षा का विषय है, वो कौन डिसाइड करने लगा, चर्च डिसाइड करने लगा। स्वाभाविक है, जब तक ये सब चीज मुक्त नहीं होगा तब तक यूरोप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और इसी परिवर्तन को, यही परिवर्तन लेके आता है तो हम लोग पूछते हैं कि भाई आधुनिक यूरोप का उदय, जब सामंतवाद का पतन हो जाएगा, आदमी को देखने क्या क्या चाहिए, तो क्या बोले, पुलिंगवर्ग या सामंतवाद का पतन चाहिए, शासकगण का पतन चाहिए, और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था है। जब तक इसका पतन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आधुनिक यूरोप का उदय कैसे। देखो, हम लोग बात किए थे मैप में, जो देख लेते हैं पहले, हम लोग जो बात किए थे उसमें देखे थे कि, हाँ यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ बात किए थे कि यूरोप दो भाग में बट गया, रोमन साम्राज्य दो भाग में बट गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। अब पश्चिमी भाग तो पहले टूट गया, लेकिन पूर्वी भाग जिसको बैजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी भाग बोल देते हैं वेजेंटाइन साम्राज्य बोल देते हैं, बैजेंटाइन साम्राज्य, इस पर ऑटोमन तुर्क का अधिकार। अब ऑटोमन तुर्क का अधिकार हो गया तो क्या बड़ी घटना घटी उसको देख लेते हैं। पूरा पानी पी ले, बिना पानी पी तो होगा। हाँ, अब देखिए, अब यहां समझो क्या है, अब यहां समझो वर्ल्ड मैप में देखो, जो टर्की देख रहे हो, टर्की पर किसका अधिकार हो गया, ऑटोमन तुर्क, इसी को बोलते हैं कस्तूनिया का। ऑटोमन तुर्क क्या थे, तो नया नया इस्लाम लेके आए थे और उनका विचार था कि जब तक आप इस्लाम स्वीकार नहीं कीजिएगा तब तक इस क्षेत्र से व्यापार नहीं होने देंगे। और जितना भी एशिया का ट्रेड रूट था कहीं ना कहीं इन्हीं क्षेत्रों से होके जाता था। स्वाभाविक इनका व्यापार ही रुक गया। तो व्यापार जब रुक गया तो अब चूंकि जो वस्तुएं थी वो वस्तुएं कैसी थी, लग्जरी वस्तुएं थी, लग्जरी वस्तु थी, कॉस्टली वस्तु थी। और जो लग्जरी वस्तु की विशेषता क्या होती है, विलासता संबंधी वस्तु की विशेषता क्या होती है, जितना उसका कमी होगा उतना ज्यादा उसका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, मुंह मांगा दाम देना शुरू कर देता है। बहुत जगह देखिएगा, बहुत चीज क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, लेकिन लोग उसको अनऑर्गेनाइज ढंग से वापस लेता है। तो स्वाभाविक है अब ये जो वस्तु है, जो विलासता संबंधी वस्तु एशिया से जाना बंद हो जाएगी, तो यहाँ के जो व्यापारी लोग होंगे वो क्या चाहेंगे, जिस कीमत पर मिले, क्योंकि इसको हम बहुत महंगे दाम में बेच लेंगे और हमारा लाभ काफी अच्छा हो जाएगा। इसलिए देखोगे भारत से चाहे यूरोप के लिए, यूरोपवासी भारत के लिए चाहे चाइना के लिए रूट क्यों ढूंढ रहे हैं, इसलिए ढूंढ रहे हैं कि ट्रेड होना शुरू हो जाए। और देखो कस्तूनिया का पतन ने पूरे विश्व को हिला दिया, क्योंकि यहां से बहुत चीज का परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो पहले कस्तूनिया का पतन समझ में आ गया, टर्की पर अधिकार हो जाना, जो भी वस्तु, जो भी रूट जा रहा था इंडिया से चाहे चाइना से, वो अब जाना बंद हो गया, व्यापार रुक गया। और जब व्यापार ही रुक गया, स्वाभाविक है ये क्या चाहेंगे कि फिर से व्यापार हो, एशिया से वस्तुएं मिले, क्योंकि लग्जरी वस्तु है, इसका मुंह मामा दाम मिलने वाला था। और इसीलिए देखोगे नए खोज का युग प्रारंभ। इसलिए तुम लोग जब क्लास 9 में पढ़ते हो तो बोलते हो कस्तूनिया के पतन ने पूरे विश्व को बदल दिया। तो कैसे बदला उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए और इसको समझा के इस टॉपिक को रोक देंगे, फिर कल से हम यूरोपियन का आगमन को जो फैक्चुअल चीज होता है वो करना शुरू करेंगे। देखिए क्या कस्तूनिया का पतन नोट्स में दिया हुआ, इसको देखिए, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं। देखिए कस्तूनिया का पतन, हम बोले कस्तूनिया के पतन को दो भाग में, पहला क्या बोले हैं, कस्तूनिया के पतन के कारण क्या हुआ, तो भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ हुआ।
और दूसरा क्या हुआ, यूरोप में आधुनिकता। अब दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं। क्या बोले, भौगोलिक खोज का युग प्रारंभ। अब भौगोलिक खोज का युग का प्रारंभ का मतलब क्या है कि अलग अलग रूट ढूंढने का प्रयास। इसी रूट ढूंढने क्रम में एशिया की रूट तो बाद में मिला, पहले अमेरिका का खोज हो गया। कई नए नए कंट्री प्रयोग में आने लगे, नए नए कंट्री का विकास, क्या कहते हैं, संपर्क आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एशिया के लिए रूट ढूंढना शुरू किए थे, और एशिया के रूट ढूंढने क्रम में ही कई नए नए देश की खोज। अब नए नए देश की खोज हुई तो स्वाभाविक है एक उपनिवेशवाद स्थापित हुआ। उपनिवेश का बात का अर्थ क्या होता है, किसी देश का आर्थिक शोषण। जब उपनिवेशवाद का बात करेंगे, किसी देश का आर्थिक शोषण। तो जब आएंगे तो आगे देखेंगे, बस यहां ये समझिए, किसी देश का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण का मतलब क्या है कि उस देश को उसकी सारी वस्तुओं पर इस ढंग से अधिकार कर ले कि सारी वस्तु कहां आ जाए, यूरोप में आ जाए। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो भी अच्छी क्वालिटी की चीजें थी वो कहां ले जाना शुरू कर दिए, वो ले जाना शुरू कर दिए यूरोप में। तो स्वाभाविक इसी को बोलते हैं क्या, उपनिवेश। अब उपनिवेशवाद का अगला साम्राज्य, अगला जो चरण आया वो है साम्राज्य। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है, आगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, बस समझने के लिए कर रहे हैं। साम्राज्यवाद का बेसिक अर्थ होता है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक सभी प्रकार से जब किसी राष्ट्र का शोषण होने लगता है वो अवस्था होता है साम्राज्यवाद। अर्थ हो गई साम्राज्यवाद की। पहले यूरोप में कुछ कंट्री जहां औद्योगिक क्रांति हुई पहले आया, और जैसे क्या सबसे पहले मान लीजिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो वो साम्राज्यवाद की ओर गया। और जानते हो ब्रिटेन के लोग बोलते थे कि हमारे देश में सूरज अस्त नहीं होता है, मतलब हमारा इतना बड़ा साम्राज्य। बाद में जर्मनी में भी औद्योगिक क्रांति हुई तो जर्मनी के लोगों ने भी नारा लगाया हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। स्वाभाविक है साम्राज्यवाद को लड़ने के लिए, साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए अंततः पूरा वर्ल्ड दो विश्व युद्ध को देखता है, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर। तो देखिए एक परिवर्तन ने विश्व के संदर्भ में क्या परिवर्तन किया। दूसरा देखिए यूरोप में आधुनिकता का आरंभ। जब हम बात करते हैं यूरोप में आधुनिकता का आरंभ, जब यूरोप में हम बात करते हैं आधुनिकता का आरंभ, तो सबसे पहले समझिए यूरोप में आधुनिकता का आरंभ कैसे। तो देखोगे इसका टर्मिनोलॉजी बताया जा रहा है, पुनर्जागरण, फिर प्रबोधन, फिर धर्म सुधार आंदोलन, फिर तर्कवाद, फिर विज्ञानवाद, फिर औद्योगिक क्रांति। तो समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये सब वो टॉपिक है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे इस पर डील करेंगे। फिलहाल अभी समझने के लिए हम लोग थोड़ा समझ लेते। देखो हुआ पुनर्जागरण कैसे। अब हुआ क्या जब यूरोप को देखोगे यहां हुआ क्या, मैप आ जाता है बस उसको देख लेते हैं। अब हुआ क्या, यहां जो भी यूरोपियन बसे हुए थे इस क्षेत्र में वो कहां जाने लगे, सब इटली की ओर मूव करना, सब इटली की ओर जाना, क्योंकि यहां इनको लगा कि खतरा है, ये लोग यूरोप की ओर मूव करना शुरू कर दिए। तो यूरोप में फिजिकली कहां रहना शुरू किए, यूरोप में पर्टिकुलर कहां रहना शुरू किए, तो रोम में, या आप रोम नहीं बोल के उसको बोले इटली में रहना, अब क्या पड़ा, जब इटली में रहना शुरू किए सारे विद्वान जब एक जगह रहेंगे तो कहीं ना कहीं विचारधारा में परिवर्तन होगा, और लोगों में एक विचार लाया जिसको बोला जाएगा पुनः जागरण। पुनः जागरण का मतलब फिर से जागना। लोगों के विचार जगा, क्या हमारा धर्म यही था, क्या हम लोग, ईसा मसीह ने इसीलिए धर्म को स्थापित किया था कि लोगों के द्वारा लोगों का शोषण हो। और देखोगे पुनः जागरण का प्रबोधन आया, प्रबोधन का विचारधारा आया कि मानव अपने भाग का निर्माता स्वयं है और अपने कर्म के बल पर बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए देखोगे प्रबोधन के बाद क्या आता है, तो इसी बीच में शुरू हो जाता है धर्म सुधार। और धर्म सुधार आंदोलन को क्या, जब धर्म सुधार आंदोलन का बात करेंगे तो धर्म सुधार आंदोलन जब शुरू हुआ, देखोगे मार्टिन लूथर ने इसको प्रारंभ किया, लेकिन ऐसे ही शुरू नहीं हो गया। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सामंत वर्ग भी चाह रहा था कि ऐसा आंदोलन हो। सामंतों को क्या उम्मीद था, अगर धर्म सुधार आंदोलन होगा तो चर्च के पास जितनी भी जमीन है उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा, और जब मेरा अधिकार हो जाएगा, जब हमारा अधिकार हो जाएगा तो हम लोग और संपन्न हो जाएंगे। इसलिए सामंत भी धर्म सुधार आंदोलन को हवा दे रहे थे। दूसरा चीज समझो, शासक वर्ग भी इस आंदोलन को हवा देते थे।
कारण क्या था कि शासक का, मान लीजिए थोड़ी देर वर्ल्ड मैप में हम आ जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस क्षेत्र का शासक हो, मान लीजिए शासक वर्ग का बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम जब बात करें कि यह यूरोप है, यूरोप में रोम है, इटली है, यहाँ मान लीजिए ब्रिटेन है, यहाँ मान लीजिए जर्मनी है, तो यहाँ सब नए नए शासक आ गए, सब शासक अलग अलग है। लेकिन रोम का चर्च क्या बोलता है, हमारा यहाँ भी अधिकार है, यहाँ भी अधिकार है, यहाँ भी अधिकार है। तो मान लीजिए जर्मनी से जो पैसा, जर्मनी राज्य से जो पैसा इटली की ओर चला जाएगा, चाहे इंग्लैंड से जो पैसा इटली की ओर जाएगा, तो कहीं ना कहीं इटली की ओर जो पैसा जा रहा है उसको लेकर जर्मनी भी आक्रोश में आएगा और ब्रिटेन भी आक्रोश में आएगा। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि पोप सबसे शक्तिशाली है। तो वहां के शासक बड़े विचार रहे थे, शासक बड़े जो चाह रहे थे कि धर्म सुधार आंदोलन। देखो जब सामंत वर्ग चाहेंगे, शासक वर्ग चाहेंगे और लोगों की एक विचारधारा बढ़ी तो धर्म सुधार आंदोलन होना शुरू हुआ। जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, स्वाभाविक है धर्म में विचार बदला कि सबसे पहले जब धर्म सुधार हुआ, सबसे पहले क्या चीज बदला, शिक्षा। शिक्षा और चर्च के प्रभाव से मुक्त हो गई, शिक्षा अब चर्च के प्रभाव से मुक्त हो गई। और जब शिक्षा चर्च के प्रभाव से मुक्त हो गई, स्वाभाविक है यहां शिक्षा में क्या आ जाएगा, विज्ञानवाद आ गया, वैज्ञानिकता सोच आई कि मानव क्या कर सकता है। और जैसे ही विज्ञानवाद आया तो धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की ओर कौन चला गया, यूरोप चला गया, क्योंकि सोचना शुरू किया, तर्क करना शुरू किया। और यही औद्योगिक क्रांति, और यही औद्योगिक क्रांति, यही औद्योगिक क्रांति पूरे के पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले क्या होता था, एशिया निर्यातक था, जबकि यूरोप आया। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद चीजें क्या हो गई, औद्योगिक क्रांति का चीजें उलट गई। अब यूरोप क्या हो गया, अब यूरोप हो गया निर्यातक और आयातिया हो गया उत्पादक। तो यहां पर जो शोषण का जो चक्र चला, अब कैसे चला कैसे नहीं चला, तो वही हम लोग कमिंग ऑफ यूरोपियन में देखेंगे। कैसे ब्रिटिशर्स आए थे, कैसे, यही जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। हम लोग यही देखना है बेसिकली, यूरोपियन यहां व्यापार करने आए थे, यूरोपियन यहां व्यापार करने आए थे, लेकिन कैसे वो यहां के वाला फेज क्या है, कैसे शासक बन। दूसरा चीज हम लोग ये देखना है कैसे उनको शासन व्यवस्था से अलग किया गया और कैसे हम आजादी की ओर बढ़े। उसी नीतियों को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुर्तगालियों के आगमन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।